आपने थंबनेल देखा होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली होता क्या है, जब एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसे सपोज कर लो सैलरी बताई जाती है कि आपको 40,000 पर मंथ मिलेगी, पर जब एक्चुअल में मिलती है तो उसे केवल 32,000 मिले या 33,000 रुपए मिले, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि बताए तो 40,000 गए थे पर मिल रहे हैं काफी कम, पैसा कहाँ चला गया। तो बहुत सारी स्कीम होती है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयर आपका पैसा काट लेता है। तो आपको बहुत जरूरी है, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो समझना ईपीएफ को कि पैसा कटता है तो क्यों कटता है और कहाँ जाएगा वो पैसा, उससे क्या फायदा मिलेगा, रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा, जॉब चेंज करेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे ही क्वेश्चन में आंसर दूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो भी जानना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको एम्प्लॉय का पैसा काटना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा और अपनी तरफ से भी। तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉयर के लिए, या जो लोग जॉब करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए उनके लिए भी जरूरी है। अगर आप फाइनेंस के या एचआर के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ईपीएफ है, ये ईपीएफ एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके अंडर काम करती है और वो ही इसके रूल्स बनाते हैं। अब ईपीएफ क्या है मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो एक तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान बनाया गया एम्प्लॉय का। यानी एम्प्लॉय जब जॉब करता है तो उसका कुछ पैसा उससे ले लिया जाता है और ये कंपलसरी भी होता है कई बार, और पैसा लेके जमा कर दिया जाता है एक जगह, उस पर इंटरेस्ट भी मिलती है, और जब आप रिटायरमेंट होते हो तब रिटायरमेंट के बाद आपको ये पैसा मिलता है। पहले भी आप निकाल सकते हैं, वो सारी कंडीशन हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कब आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, काफी लोगों को कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं कि जो ईपीएफ स्कीम है एक्चुअली इसके अंतर्गत 3 स्कीम आती हैं। यानी जो ईपीएफ का आपका पैसा एम्प्लॉय काटता है वो सारा ईपीएफ में नहीं डलता, वो अलग अलग जगह डलता है और उसके अलग अलग परसेंटेज हैं जो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो 3 कैटेगरी की बात करूं तो पहला तो ईपीएफ अपने आप में हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, आपका पैसा कटता रहेगा जब आप जॉब करते रहेंगे, और जो पैसा कलेक्टिव हो गया वो एक तरीके से आपकी रिटायरमेंट सेविंग हो जाती है। जब आप रिटायर होंगे 58 की एज पे तो वो सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा, आप उसको फर्दर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो आपका पैसा कट रहा है उसमें से कुछ हिस्सा पेंशन स्कीम में जा रहा है। पेंशन स्कीम का नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हर महीने आपको पेंशन मिलेगी और आपके बाद आपकी वाइफ को या नॉमिनी को ये पेंशन मिलती रहेगी कंटिन्यू। और तीसरा आपका इंश्योरेंस भी हो रहा होता है उसी में, जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। यानी इनकेस अगर आपकी डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को एक मुश्त पैसा दे दिया जाता है। अभी आगे बात करेंगे कितना मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी और कितना इंश्योरेंस मिलेगा या सेविंग कितनी मिलेगी रिटायरमेंट पे। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, वैसे तो इसी से क्लियर हो जाता है काफी लोगों को, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, एक तो ये था जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है उनको हैबिट बिल्ड हो जाए मनी सेविंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जितना पैसा आया कहीं ना कहीं लगा दिया, खर्च कर दिया, उसे सेव नहीं कर पाए, और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपके पास पैसा ही सेव नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से मान लीजिए एक तरीके से कंपलसरी कह दिया गया कि आपका इतना पैसा कट जाएगा, और फ्यूचर में इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप पे मनी सेव हो जाता है। दूसरा, जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहेंगे क्योंकि आपको पेंशन भी मिलती रहेगी। और मैं आपको बता देता हूं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही हिस्सा इसमें लगता है, करीबन 12%। अभी 12% की डिटेल में बात करेंगे, तो दोनों ही इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरीके से आपको अलग से बेनिफिट मिलता है क्योंकि एम्प्लॉयर आपको सैलरी के अलावा अलग से पैसा भी देता है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, सभी के लिए। कुछ लोग तो कहेंगे हम तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम तो पब्लिक में करते हैं, गवर्नमेंट में, तो ये बता देता हूं मैं। ये एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो करना है और किस एम्प्लॉय को ये फॉलो करना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बता दूं तो ऐसा नहीं है कि ये केवल पब्लिक कंपनीज के लिए है, ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम से कम 20 लोग हैं, 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां ये कंपलसरी है, उन ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो ही करना पड़ेगा। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहां पे 20 से कम लोग हैं तो वहां भी इनको फॉलो करना पड़ता है। ये पैसा एम्प्लॉय का भी काटते हैं और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी हैं, जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लूं, कुछ सिक यूनिट्स होती हैं अगर, या कोई जूट इंडस्ट्री, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए हुए हैं, आप कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा उन सबको। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो करना जरूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन तो मैं पता लग गया, सपोज कर लीजिए मैं एक प्राइवेट कंपनी में हूं और मेरे यहाँ 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब क्या सभी एम्प्लॉय कवर होंगे, तो इसके लिए आपको समझना है, आपको सैलरी देखनी होगी एम्प्लॉय की। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 तक है पर मंथ, 15,000 यानी बेसिक पे और डीए,
तो उसको कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा और ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उसकी सैलरी से पैसा काट के ईपीएफ में जमा करे और अपना भी 12% जमा करे। और अगर किसी की 15,000 से ज्यादा है सैलरी, बेसिक पे और डीए, तो वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसके अंडर में कवर्ड होंगे या नहीं होंगे। अब कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये तो हम बहुत देर से बोलते हुए आ रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी होगा और एम्प्लॉयर का भी होगा। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, जितनी आपकी बेसिक पे और डीए है इसमें एचआरए नहीं आएगा, ये मैं लिख चुका हूँ क्योंकि काफी लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। जो आपकी बेसिक पे और डीए है इसका 12%, अगर आपकी मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 का 12% कितना हो गया, 10,000 का 12% हो गया 1200, तो आपके 1200 रुपए कट जाएंगे। अगर 15,000 है तो 15,000 का 12% कितना हो गया, 1,800 रुपए। तो इतना पैसा आपका कट जाएगा और इतना पैसा डिडक्ट होने के बाद ईपीएफ में डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर कोई एम्प्लॉय 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो आपका वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा पैसा, ठीक है। ये एक सेपरेट अकाउंट बन जाता है। तो मेनली मान के चलते हैं कि 12% एम्प्लॉय का कट के जमा हो जाता है। अब एम्प्लॉयर की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयर के लिए मैं आपको बताता हूँ इक्वल अमाउंट, मैंने भी बताया जितना एम्प्लॉय उतना ही एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर नीड टू कंट्रीब्यूट द सेम 12% ऑफ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है बेसिक पे और डीए उसका 12% एम्प्लॉयर को भी डालना पड़ेगा। ये तो हमें एक चीज पता लग गई। दूसरा, पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे 20 से लोग कम है या सिक यूनिट वगैरह है, जैसे मैंने बताया, तो वहां पे 12% की जगह 10% बताया गया है, यानी 10% ही एम्प्लॉय का कटेगा और 10% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब हमें 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि क्या होता है ईपीएफ, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, साथ ही साथ किन एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल होता है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए और मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कितना पैसा जाता है। तो देखिए 12% और 10% में दोनों ही ले लिया है, आप जिस इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि अगर कोई सिक यूनिट है, जूट है तो 10%, अदरवाइज 12% ही रहता है जनरली। तो एम्प्लॉय का तो 12% पूरा ईपीएफ में जाता है, पर एम्प्लॉयर का ना तो 12% होता और ना ही पूरा जाता, तो उसको भी क्लियर करते हैं। तो आपका 12% कटा और आपका 12% डिडक्ट हो गया। डिडक्ट होने के बाद क्या हुआ, आपका 12% सीधे ईपीएफ में चला गया, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। अभी बात करेंगे कब मिलेगा, पहले भी मिल सकता है। एम्प्लॉयर का 12% नहीं 13% होता है एक तरीके से, जिसमें से आधा परसेंट जाता है इंश्योरेंस में, यानी हम 12% अलग कर देते हैं और 1% अलग कर देते हैं। जो 1% है उसमें से आधा परसेंट का तो इंश्योरेंस में चला जाता है और आधा परसेंट करीबन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हो जाते हैं, जो कि 0.65% है, मैंने आधा लिख लिया है, ठीक है। और जो 12% है इसका भी अभी फायदा है दोस्तों, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, क्योंकि इसका इंश्योरेंस हो रहा है आपका बहुत तगड़ा, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा, जाता बहुत कम है और कंट्रीब्यूट भी एम्प्लॉय कर रहा है, आपको कोई प्रीमियम नहीं देना अपने पार्ट से, पर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अभी आगे मैं बताऊंगा कितना बेनिफिट मिलेगा। जो 12% है एम्प्लॉयर का, उस 12% में से केवल 3.67% जाता है ईपीएफ में, यानी आपका तो पूरा जा रहा था एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का केवल 3.67%। तो बाकी कहां जा रहा है, 8.33 जा रहा है पेंशन स्कीम में। मैंने भी आपको बताया था कि पेंशन भी मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिलेगा, सेविंग भी मिलेगी, रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा। तो दैट इज द रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को जानना बहुत जरूरी है। अब ये तो केस हो गया 15,000 जिनकी सैलरी थी उनके लिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और केसेस। अगर एक एम्प्लॉय का बेसिक पे और डीए 15,000 से ज्यादा है, तो देखिए अभी एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर 15,000 वाले मिनिमम ईपीएफ को फॉलो करना चाह रहा है या वो मैक्सिमम वाले को भी फॉलो करता है। अगर वो मैक्सिमम वाले को फॉलो करता है तो आपका डबल फायदा है, क्योंकि एम्प्लॉय की तरफ से आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट होने वाला है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है कि 50,000 सपोज कर लीजिए अगर आपकी बेसिक पे और डीए है, तो अब क्या होगा, एम्प्लॉयर मिनिमम ईपीएफ फॉलो करता है। तो मिनिमम के लिए रूल क्या था, 15,000 वालों को मिलता है ईपीएफ का बेनिफिट, तो 15,000 का 12% आपका काटेगा एम्प्लॉय और जमा कर देगा, एम्प्लॉयर काटेगा और जमा कर देगा ईपीएफ में, और अपना भी 15,000 का 8.33 पेंशन में डालेगा और 3.67 ईपीएफ में, यानी ईपीएफ में एक तरीके से 15.67% चला गया, यानी 15,000 का 12% 1,800 और यहाँ पे 550 करीबन 2,350, और बाकी का पैसा 15,000 का 8.33% कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा ईपीएस में, और ये भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आधा परसेंट। अब हम बात कर रहे हैं, अगर सपोज कर लीजिए एम्प्लॉयर बहुत बढ़िया हमारा, एम्प्लॉयर ने कहा भाई हम तो आप जितना कहोगे, जितनी सैलरी है बेसिक पे डीए उसका 12% खुद काट के जमा करते हैं, उतना ही आपका काटेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आधा परसेंट और आधा परसेंट तो ये सेम ही रहेगा। अब जो 12% है 50,000 मान लो, तो 50,000 का 12% तो एम्प्लॉय का ईपीएफ में चला जाएगा।
एक्चुअली यहाँ पे एक रूल था कि पेंशन स्कीम में तो 8.33% ही जाएगा और जो भी 12% होगा उसमें से पेंशन स्कीम वाले को आप माइनस कर दोगे। पर अभी एक नया रूल आ गया जिसमें बताया गया कि अगर आपकी 15,000 से ज्यादा है बेसिक पे और डीए तो आपको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, फिर एम्प्लॉयर का भी 12% कहाँ चला जाएगा, ईपीएफ में। यानी अगर 15,000 से ज्यादा बेसिक पे और डीए है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जाएगा। तो आई थिंक आपको केसेस समझ गया होगा कि केसेस डिफरेंट होगा तो क्या है। फिलहाल तो जनरली 15,000 वाला समझिए, क्योंकि जनरली ये तो कंपलसरी है 15,000 वालों के लिए कि अगर आपकी बेसिक पे और डीए 15,000 तक है तो 12% आपका ईपीएफ में जाएगा और एम्प्लॉयर का जो जाएगा उसमें 3.67% ईपीएफ में जा रहा है और 8.33 पेंशन स्कीम में जा रहा है और आधा % इंश्योरेंस में भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इंश्योरेंस कितना मिलेगा और पेंशन कितनी मिलेगी, तो ये बात करते हैं अभी पॉइंट्स। उससे पहले 2-3 पॉइंट और बता देता हूं मैं। सबसे पहले कि पेंशन कितनी मिलेगी, तो मैं आपको ये बताता हूं। आपने जॉब ज्वाइन की और आपका एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में डाल देता है 8.33%। अगर आपने 10 साल जॉब करी है, ऐसा नहीं है किसी एक एम्प्लॉयर के पास, अगर आप कितने भी एम्प्लॉयर आपने जॉब चेंज करनी और आपने कम से कम 10 साल कंट्रीब्यूट हुआ है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, चाहे नए चाहे पुराने चाहे और पुराने या और नए एम्प्लॉयर ने सबने मिलकर 10 साल कंट्रीब्यूट किया है टोटल, तो आपको पेंशन मिलेगी। और अगर 10 साल से कम है तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आप भूल जाओ। फिर क्या होगा, जितना पैसा ये कंट्रीब्यूट हो गया है वो पैसा आपको मिल जाएगा विद सम बेनिफिट। ठीक है, जैसे अगर मान लो 2 लाख जमा हो गया तो 2 लाख मिल जाएगा। और अगर आपने 10 साल जॉब कर ली तो आपको फिर इकट्ठा कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे 58 के बाद तो आपको पेंशन मिलेगी। अब पेंशन कितनी मिलेगी कुछ लोगों का पूछना है, तो मैं आपको बता दूं इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपकी बेसिक सैलरी और डीए होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं कि आप कितने साल काम किया। मान लो आपकी बेसिक सैलरी है 15,000 रुपए और आपने सपोज कर लो काम किया 35 साल, इसको डिवाइड करते हैं 70 से, तो 15,000 इंटू 35 डिवाइड बाई 70 यानी कि 7,500 रुपए आपको महीने की पेंशन मिलेगी। और आपकी बेसिक पी और डीए कम है, अगर 10,000 रुपए है तो आपको 5,000 पेंशन मिलेगी, राइट। तो मिनिमम पेंशन गवर्नमेंट ने बताई है 1,000 रुपए और मैक्सिमम 7,500, और सुनने में आ रहा है ये अभी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गए। अब इंश्योरेंस की बात कर लेता हूं मैं। इंश्योरेंस यहाँ 7 लाख तो मैंने लिख रखा है, पर एक्चुअली मैं बताता हूँ ये कैलकुलेट कैसे होता है। जितनी आपकी मंथली सैलरी होती है बेसिक सैलरी और डीए उसमें मल्टीप्लाई करते हैं आपने कितने साल जॉब की, राइट। मान लो आपकी 15,000 रुपए आपकी मंथली बेसिक सैलरी और डीए थी और आपने जॉब की सपोज कर लो 30 साल, तो आपकी कितनी हो गई है 4.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। प्लस इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, इसमें करीबन बोनस भी ऐड करते हैं। सपोज कर लो आपको 1.5 लाख का बोनस मिला है, राइट। वो थोड़ा वेरी करता है, अगर ये 1.5 लाख का बोनस मिला तो करीबन आपका 6 लाख का इंश्योरेंस हो गया। अगर आपने 5 साल जॉब और की होती तो आपका इंश्योरेंस भर जाता। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ईपीएफ में जो पैसा जमा किया है उसको आपने जमा किया, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगी, आगे बात करने वाले इंटरेस्ट की, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगी। साथ ही साथ वो पैसा आपको इकट्ठा मिल जाएगा रिटायरमेंट पे, साथ ही साथ पेंशन भी मिलती रहेगी लाइफ लॉन्ग और इंश्योरेंस भी आपका हो रहा है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, तो पहले तो ये बताते हैं इसकी जो इंटरेस्ट होती है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट होती है, वेरिएबल नहीं होती, फिक्स्ड होती है, हर साल फिक्स की जाती है। जैसे अगर 1920 की बात करें तो ये 8.55% है। अगर आपको 2021 की इंटरेस्ट पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा, अब थोड़ा सा बैक आते हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो ईपीएफ का पोर्शन है एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉय का 3.67%, इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगी जैसे 1920 में 8.55% की मिल रही थी, पर जो आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। इसकी तो आपको पेंशन मिलेगी, इस पे इंटरेस्ट क्यों मिले, राइट। तो ये कहा गया है और ये इंटरेस्ट रेट काफी अच्छी है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में बैंक में आपको पता है कितनी कम इंटरेस्ट रेट हो गई है, या सब जगह काफी कम इंटरेस्ट रेट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी अच्छी मिल रही है। तो अगर आपका एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट करवा रहा है तो दैट्स रियली गुड। और जितनी मंथ में आपका सेव होता रहेगा हर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलती रहेगी। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया इंटरेस्ट का, आई थिंक आपको इजी रहे समझने में। तो सपोज कर लीजिए एक एम्प्लॉय का बेसिक पे और डीए 15,000 है, तो 15,000 का 12% तो उसका कंट्रीब्यूट होगा, कितना हो गया 1,800 रुपए, मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है। और एम्प्लॉयर कितना कर रहा था, अभी आपको याद होगा 3.67%, तो 15,000 का 3.67% कितना हो गया 550, यानी 1,800 और 550 2,350 आपका ईपीएफ में चला गया। तो इस 2,350 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको।
अब 8.55 अगर 12 महीने का है तो एक महीने का कितना हो गया 0.7125%, यानी कि महीने की आपको 16 रुपए 75 पैसे की इंटरेस्ट मिल गई। तो जैसे जैसे आपकी जॉब चलती रहेगी, पैसा इकट्ठा होता रहेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। और जो पेंशन का अमाउंट है 8.33%, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलती है, ये बता चुका हूँ। ये पेंशन स्कीम है, इसकी आपको पेंशन मिलती है। तो आई थिंक अब हमें थोड़ी सी क्लियरिटी और हो रही है धीरे धीरे। अब हमें ये पता लग गया कंट्रीब्यूट कितना करना है, इस पे इंटरेस्ट कितनी मिलेगी ये भी पता लग गया। अब हमें ये देखना है मैच्योरिटी पे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के बताए हैं। देखो, एक तो ईपीएफ का जितना भी पैसा है आपका जमा हुआ है एज ए एम्प्लॉय कट के, आपके एम्प्लॉयर का जमा हुआ और उस पर जो इंटरेस्ट मिली, ये सारा ही आपको जैसे ही आपकी 58 ईयर एज हो जाएगी, ये सारा ही आपको मिल जाएगा, सारा पैसा इकट्ठा। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक नया रूल और आया है। अगर सपोज कर लीजिए मेरी जॉब छूट जाती है और जॉब छूटने पर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो मिलेगा या नहीं। तो ये बताया गया है कि अगर आपकी एक महीने जॉब नहीं रहती तो आप पैसा निकाल सकते हो, जितना भी इकट्ठा हुआ उसका 75%। और अगर आपकी 2 महीने तक 60 डेज तक कोई भी जॉब नहीं रहती तो आप पूरा 100% पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब नहीं रही और मुझे पैसे की जरूरत है और 2 महीने तक लगातार कोई नई जॉब नहीं लगी, तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि पैसा नहीं निकालना चाहिए। जॉब तो आपकी लगी जाएगी, पर फ्यूचर में ये जो आपकी सेविंग है, ये जो आपकी पेंशन बन रही है, ये जो आपका इंश्योरेंस है, ये बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और पेंशन कब मिलेगी ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ, जब आपने कम से कम 10 साल की जॉब की हो। 10 साल की अगर आपने जॉब नहीं की तो आपका जो पेंशन अकाउंट में पैसा है वही मिल जाएगा आपको। 10 साल की जॉब कर ली, 11 साल की, और मान लो फिर जॉब नहीं मिली, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया वहां पे ईपीएस नहीं है, तो पेंशन तो बाद में ही मिलेगी, पर उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको कि हम अभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 10 साल आपने जॉब कर ली, पेंशन अकाउंट में पैसा चला गया, फ्यूचर में आपको पेंशन मिलेगी। तो क्लियरिटी हो गई आपको। अब कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको। टैक्स सेविंग, तो देखो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 80C में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग मिलता है सबसे पहले। दूसरा, ये ट्रिपल ई फॉलो करता है। ट्रिपल ई यानी इन्वेस्टमेंट पे भी आपको टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट पे भी टैक्स बेनिफिट, और जब मैच्योरिटी पे मिलेगा तब भी टैक्स बेनिफिट। तो मैच्योरिटी पे तो मिलेगा ही सारा अमाउंट, टैक्स बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ जो आपको इंटरेस्ट मिल रही है वो भी टैक्स फ्री है। तो सब तरीके से टैक्स बेनिफिट है। पर यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपसे कहा था भी कि 2 साल बाद, अगर 3 साल बाद, मान लो 2 महीने तक जॉब नहीं रही मेरी और मैं पैसा निकाल लेता हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 5 साल तक आपको पैसा नहीं निकालना है। अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकाल रहे हैं तो फिर कुछ भी टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। तो जितना विड्रॉ करोगे सारा टैक्स बेनिफिट खत्म हो जाएगा। पर 5 साल के बाद कभी भी निकालते हो तो पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्री मैच्योर कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि कुछ कंडीशन है। अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, शादी के एक्सपेंसेस करना चाहते हो बच्चों के, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए अलग से फॉर्म है, आप उनके थ्रू उन फॉर्म को भर के पैसा पहले भी निकाल सकते हो रिटायरमेंट से पहले। तो इसी को कहते हैं इजी प्री मैच्योर विड्रॉ। अब पहले क्या होता था, आप कहीं जॉब ज्वाइन कर रहे हो वो अलग नंबर देते थे, बाद में कहीं अलग देते थे। अभी थोड़े टाइम पहले ये कॉमन अकाउंट नंबर बना दिया और जिसको नाम दिया गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक अकाउंट नंबर है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाएगा। इसका एक पोर्टल भी है ईपीएफओ का, आप वहां पे ही चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब जॉब छोड़ के किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाएंगे तो आप उसको यही वाला अपना नंबर बता दें और वो अपना जो मेंबर आईडी है उसको लिंक कर देगा इससे। तो उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे पहले दिक्कत होती थी, एक जॉब छोड़ते थे दूसरी जॉब में जाते थे तो एम्प्लॉयर कभी कभी परेशान करते थे, एग्जिट नहीं करते थे। तो यहाँ पे आप खुद भी एग्जिट कर सकते हैं। यानी ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा, पर आई थिंक आपको ईपीएफ का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या है ईपीएफ, पैसा कहाँ जाके जमा होता है, कितना एम्प्लॉय का कितना एम्प्लॉयर का जमा होता है, इंटरेस्ट कितनी मिलती है, मैच्योरिटी पे क्या मिलता है। ये सारे ही पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे।